हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा जो चैप्टर है 5th चैप्टर लॉ ऑफ मोशन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स में, क्योंकि इसमें हम न्यूटन लॉ भी कवर करेंगे, फोर्स भी कवर करेंगे और फिजिक्स होती ही हमारी न्यूटन लॉ से शुरू है। तो इस चैप्टर में आप बने रहिए, हम आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर करेंगे। पिछला जो हमारा चैप्टर था वो था मोशन इन ए प्लेन एंड सर्कुलर मोशन। उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, टाइम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और मोशन इन ए प्लेन के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो पिछले जो हमारे इस चैप्टर की वीडियो हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जो फिजिक्स है हमारी उसमें एक दूसरे से चैप्टर बिल्कुल रिलेटेड है। एक चैप्टर यदि आपको आता है तो दूसरा भी आपको आ जाएगा यदि आपने पहले को अच्छी तरह से किया है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन, तो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो यदि आपने रिवाइज नहीं किया है तो उसको रिवाइज कीजिए आप अच्छे तरीके से, तभी आप इस लेसन को समझ पाएंगे। और इस लेसन में हम जो मोस्टली कवर करेंगे, एक तो फोर्स किसे कहते हैं। तो जो हमारा पहला वीडियो फोर्स के ऊपर रहेगा, इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे फोर्स के ऊपर, क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसका बेस जो है हमें पता होना चाहिए, क्या फोर्स क्या होता है। फिर इसके बाद हम चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। और दूसरा हम जो हमारे पास इसमें अरिस्टोटल फैलेसी है उसको भी हम रीड करेंगे। उसने वहीं से हमारा लॉ ऑफ मोशन शुरू किया गया था। उसने जो अरिस्टोटल था, जो साइंटिस्ट था, वहाँ से जो है लॉ ऑफ मोशन हमने शुरू किए थे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ मोशन। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है फोर्स। देखिए पहले हम इसमें की पॉइंट्स करना चाहेंगे। फोर्स में की पॉइंट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में अवगत करा देते हैं क्या होता है। तो पिछले चैप्टर में जो है हमारा जो मुख्य कंसर्न क्या था, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस। और हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन नीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी अलोन, वेयर एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ये दो पॉइंट हमने इसमें क्लियर करे, दोबारा सुन लीजिए। जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है हमारे पास वेलोसिटी अलोन, मतलब केवल वेलोसिटी लेकर चलते हैं। जबकि हम जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है साथ में। तो इसका मतलब है कि वी हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन एज टू व्हाट गवर्न द मोशन ऑफ बॉडीज। मतलब हमने उसमें ये नहीं जानने की कोशिश की भी मोशन क्यों हो रहा है, किस कारण से मोशन हो रहा है। सिंपली हमने मोशन के बारे में पढ़ा है और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे टू मूव ए फुटबॉल एट रेस्ट समवन किक। फुटबॉल को जो है रेस्ट मिलाने, ठीक है ना। टू मूव ए फुटबॉल एट रेस्ट समवन मस्ट किक इट। टू थ्रो ए स्टोन अपवर्ड वन हैज टू गिव एन अपवर्ड पुश। मतलब हमें किसी भी बॉडी को मोशन में लाना है तो उसके ऊपर किक लगानी पड़ती है, मतलब या हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता है। वृक्ष की टहनियाँ आप देखते होंगे हिलती हुई, स्विंग करती हुई आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ब्रीज है, जो हमारी हवा है वो कोज कर रही है ब्रांचेस को मूव करने के लिए। तो ये हमारे जो डे टू डे लाइफ से कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसी भी हैं जो नीडेड टू प्रोवाइड द फोर्स टू मूव ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट। लाइकवाइज एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड आल्सो टू रिटार्ड और स्टॉप मोशन। मोशन को रोकने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मान लो कोई बाल रोल कर रही है, नीचे की ओर जा रही है, इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, तो यदि हम उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। और यदि अगेंस्ट में नहीं लगाएंगे, उसकी साइड में, जिस साइड में बॉल जा रही है उसी साइड में लगाएंगे तो उसका मोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल
और कई बार हम एक्सटर्नल एनर्जी का भी यूज़ करते हैं फोर्स के केस में। वाइंड है, स्ट्रीम है, इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा ये सही भी नहीं है। ए स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एक्सेलरेट डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। आपको पता है यदि हम ऊपर से कोई बॉडी को फेंकते हैं तो उस पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो उसको नीचे की ओर खींच देता है, जिसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। एक बार मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन नेल्स को फ्रॉम द डिस्टेंस। तो ये कुछ जो है फोर्स के हमारे पास एग्जांपल हैं, किस तरह से फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब फोर्स होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फोर्स क्या होता है। फोर्स की हम डेफिनेशन क्या लेते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, एक प्रयास है बाहरी, इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये एक तरह का पुश और पुल है, मतलब एक धक्का लगा लो या एक खिंचाव है, एक तरह का धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है बॉडी में या तो चेंज कर देता है या चेंज लाने की कोशिश करता है। कहाँ से, फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये जो है बॉडी में चेंज लाने की कोशिश करता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और जो हम एग्जैक्ट जब फोर्स की डेफिनेशन लेके चलते हैं तो कुछ फिजिक्स में इस तरह से लिख सकते हैं, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंट्रैक्शन दैट कॉजेज ए चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मोशन, इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई एफ। कैपिटल एफ से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपके लिए एक और। मान लो कोई बाल है किसी भी फर्श पर या ज़मीन पर पड़ी है और उसको हम पुश कर देते हैं तो ये क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी रोलिंग मतलब वो लुढ़कना शुरू कर देगी। लेकिन यदि हम एक हैवी स्टोन है, कोई बड़ा पत्थर है, उसको मूव कराना चाहें तो वो नहीं मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी फोर्स जो है बॉडी की पोजीशन को चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करता है हमने कितना फोर्स लगाया है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो कोई बाल है जो नीचे की ओर फेंकेगी डाउनवर्ड, उसको हम इजीली हाथों से पकड़ सकते हैं। इन दिस केस मोशन ऑफ बाल इज स्टॉप, मतलब हमने हाथों के साथ उस बाल का जो मोशन था हमने रोक दिया। लेकिन यदि हम एक हैवी रॉक्स है, कोई चट्टान है बड़ी, ऊपर से कई बार जैसे उल्का पिंड गिरते हैं और या रोलिंग डाउन कोई हील से कोई पत्थर नीचे आ रहा है, तो हम उसको नहीं रोक सकते, बाई आवर हमारे एफर्ट में नहीं है वो। तो इसका मतलब हम उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हमने कोशिश की है, कोई ना कोई पॉइंट उसमें लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं ला सके। और दूसरा थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्टीयरिंग व्हील होता है, जैसे कार के स्टीयरिंग व्हील होते हैं ना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी मतलब जैसे हम बाइक लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। क्या कर देता है, डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। तो ये हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल जिसमें जो फोर्स है या तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इस तरह से हम फोर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो फोर्स की हमारे पास सिंपल डेफिनेशन यही है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच आइदर चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ बॉडी। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यदि एग्जाम में आता है। ये डेफिनेशन जो हमने अभी आपके सामने रखे, ये डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं मात्रा क्या है, यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट क्या है हमारे पास। तो यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। सबसे पहले हम फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, फिर हम इसके बाद एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट ऑफ फोर्स विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई, इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। ठीक है, और इन एसआई बेस यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इसकी दूसरी यूनिट्स हमारे पास फोर्स की क्या है, डाइन में भी मापते हैं, ऑन्डल में मापते हैं, पाउंड फोर्स में मापते हैं, की पर किलो पाउंड में मापते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट इसमें हमारी यही रहेंगी, एक तो रहेगी हमारी न्यूटन और दूसरी एसआई जो हमने ली है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला हमारे पास ये, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। और फार्मूला हमारे पास ये, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास इंटू एक्सेलरेशन पे ये डिपेंड करता है, इनकी बॉडी के मास और एक्सेलरेशन पर फोर्स डिपेंड करता है। ये आप नोट कर ले पॉइंट ध्यान से। अब फोर्स के प्रकार कितने हैं हमारे पास, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फोर्स सबसे पहला हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब जब बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आती है तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, फोर्सेज विच टेक प्लेस व्हेन ऑब्जेक्ट टच ईच अदर, मतलब जब बॉडी एक दूसरे को टच करती है तो कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट में आ जाता है। और हमारे पास मोस्टली जो है 6 टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए टेंशनल फोर्स। टेंशनल का मतलब जैसे नाम से ही पता चलता है, मतलब टेंशन, खिंचाव है एक तरह से। जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं या फोर्स लगा देते हैं तो इस जैसे सच एज स्ट्रिंग बीइंग पुल्ड टाइट, ये देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है। ये टेंशनल फोर्स का, ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसमें क्या है, जो है टेंशन आ जाती है जो भी बॉडी होगी, तो इसको हम टेंशनल फोर्स बोलते हैं। दूसरा हमारे पास स्प्रिंग है, देखिए सच एज फोर्स व्हेन यू कंप्रेस टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग के दोनों सिरों को या तो खींच लेते हैं, जैसे इसमें जो है उल्टी दिशा में खींचा गया है, दोनों अपोजिट फोर्स लगाया गया है, उसको कंप्रेस की बजाय स्ट्रेच किया गया, खींच लिया गया है। और या फिर हम स्प्रिंग को दबा भी सकते हैं, देखिए इसमें दबाया गया है, दोनों साइड से स्प्रिंग को इस तरह से दबाया गया है, तो ये हमारे पास स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कंप्रेसिंग कर रहे हैं। एक देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो किसी बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि जब कोई दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है और वो उसके परपेंडिकुलर लगे तो उसको हम नॉर्मल फोर्स मानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं। व्हेन ए वन बॉडी प्रोवाइड्स ए रिएक्शन टू ए फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इट सच ए, मान लो एग्जांपल दिया है, ए बॉल बाय बाउंसिंग ऑन दी ब्लैक टॉप। देखिए दिखाया गया ध्यान से देखिए। तो जब हम किसी बॉल को हम फेंकते हैं तो ऊपर की ओर इसको फेंका गया है, इसलिए ये ऊपर की ओर दिखाया गया, बॉल जो है बाउंस हो रही है ऊपर की ओर और ये इधर ड्रैगिंग हो रही है इसकी। ये क्या होती है हमारे पास, इधर से इस साइड जो है ड्रैगिंग हो रही है और नीचे से हमारा वेट काम कर रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें नीचे की ओर काम कर रहा है। ठीक है, आप चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो सभी जानते हैं, फोर्स एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस अनदर। फ्रिक्शनल इज ए रिपेलिंग फोर्स व्हेन वन बॉडी इज स्लिपिंग थ्रू ए सरफेस। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स रगड़ से हमारा पैदा होगा जब कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है, या जब हम कोई भी बॉडी चलती है किसी दूसरी बॉडी पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स बीच में एग्जिस्ट कर जाता है दोनों बॉडियों के बीच में। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो टायर और जो हमारी ग्राउंड है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और फ्रिक्शनल फोर्स के हमारे पास एप्लीकेशन, मतलब बेनिफिट भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ दी कॉन्टैक्ट, तो जब बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगी तभी ये मोस्टली लगता है, बिटवीन टू सर्फेसिस सच एज बाल रोलिंग ओवर ए ब्लैक टोन। तो बाल जब रोल करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स के हमारे पास कई तरह के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे साइकिल को हम चलाते हैं और हम पैडल मारना बंद कर दें तो धीरे धीरे साइकिल रुक जाएगी। तो क्यों रुकेगी, क्योंकि हमारा जो साइकिल का टायर है और जो ग्राउंड है उसके बीच में जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये टायर है, तो इन दोनों के बीच में जो है कौन सा फोर्स काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसके कारण ये थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाता है। ऐसी जैसे मान लो फुटबॉल होती है, फुटबॉल को हमने किक मार के छोड़ दिया लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच में जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल में आपको फिर नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में पढ़ाया जाएगा। हम फिलहाल लॉ ऑफ मोशन के बारे में करेंगे, थोड़े जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। देखिए वेट को हम मापने के लिए क्या करते हैं, वेट बराबर mg। जब डाउनवर्ड कोई बॉडी काम करती है तो उस पर वेट लगता है और वो किसके बराबर होता है, mg, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है। जैसे इस साइड से देखिए फोर्स लगाया गया है हमारे पास, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। देखिए ये दिखाएगा, देखिए ये बॉडी हमारे एक पास है कोई और इसको हम इस तरफ धकेल लें तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी उल्टी दिशा में लगता है, रिवर्स साइड में लगता है, और नीचे से हमारे पास रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दिखाया गया है, रिएक्शन होगा हमारे पास वर्क टन का। वेट के बारे में
वेयर ए बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट की हमारी डेफिनेशन है। मतलब ये क्या है हमारे पास, वेयर ए बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको वेट की डेफिनेशन देकर चलते हैं। अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की थी। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली एक दूसरे से मिले हुए हैं, टच में ही होते हैं जो, लेकिन हमारे पास जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें टच नहीं होगा बिल्कुल भी। मतलब ऐसे फोर्स हैं ये जिसमें टच की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फोर्स दैट टेक प्लेस व्हेन टू ऑब्जेक्ट डू नॉट टच, मतलब वो दूर से ही टच हो जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन है हमारे पास दो बॉडी के बीच की। हमने फर्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरे डिटेल में कराया गया है। तो जो +1 का हमारा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाए गए, आप डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये दो बॉडी के बीच में लगता है। हमारे यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी होंगी तो बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसमें बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स विच इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लस, तो बॉडी में चार्ज होते हैं तो उसके कारण उसमें या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होता है, और उसमें टच की हमें ज़रूरत नहीं होती। और मैग्नेटिक फोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। +2 में आधी फिजिक्स हमारी मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। और ये जब क्या होता है, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण इंड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, तो अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट बीइंग अट्रैक्टेड, और कई बार वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार रिपेल हो जाते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये देखिए सेब जैसी न्यूटन वाला एग्जाम्पल दिया गया ग्रेविटी का हमारे पास। तो वृक्ष से फल गिरता है नीचे, ये सेब दिखाया गया, एप्पल दिखाया गया, तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे ही आएगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेट भी हमारा इसी तरह का एग्जाम्पल है। तो ये दूर से ही दूसरी वस्तुओं को खींच लेता है। और चार्ज भी जैसे ये दिखाया गया, बालों में चार्ज क्रिएट किया गया, ये गुब्बारा दिखाया गया, तो चार्ज आने के कारण एक दूसरे को ये खींच भी सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। वो चार्ज पे डिपेंड करता है किस तरह के चार्ज इंड्यूस किया गया है। तो यदि हम थोड़ा सा अगर हम अंडरलाइन करें तो हमारे पास फोर्स के बारे में क्या बातें सामने आती हैं। इट स्टार्ट विद एन इंट्रैक्शन बिटवीन द टू आर मोर फिजिकल ऑब्जेक्ट विच कुड इंक्लूड द एयर। ठीक है। इंट्रैक्शन कॉजेज ए पुश और पुल टू ओकर बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बनता है, रिजल्टिंग पुश और पुल हैज ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट। तो उसमें डायरेक्शन भी जुड़ी हुई है। जब हम पुश और पुल करते हैं तो वो डायरेक्शन में तो जरूर आएगा, किसी न किसी डायरेक्शन में। और देखिए अब इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट क्या है, हमारे मेन इफेक्ट कर लेते हैं, टू द पॉइंट कर लेते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में काम आने वाली बातें हैं। इन फिजिक्स मोशन इज डिफाइंड एज दी चेंज इन पोजिशन, हमने पढ़ा है ना। तो मोशन की डेफिनेशन ये भी, जब उसकी पोजीशन में बदलाव आता है तो हम उसको मोशन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरह से हम फोर्स की जब बात करेंगे तो मोशन जो है हमारे पास रेफर टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब मोशन कैन आइदर बी डिस्क्राइब एज चेंज इन स्पीड, मोशन की बात करें क्योंकि हम हमारा टॉपिक का नाम ही लॉ ऑफ मोशन है, तो मोशन के बारे में थोड़ी सी बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो मोशन क्या है, जो पोजीशन को चेंज कर दे उसको मोशन बोलते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वो। तो एक तो मोशन जो है चेंज करता है, स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है ना, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है। फोर्स हैज डिफरेंट इफेक्ट्स एंड हेयर आर सम ऑफ देम। फोर्स के भी कुछ हमारे पास इफेक्ट हैं, क्या क्या इफेक्ट है देखेंगे। देखिए, फोर्स कैन मेक ए बॉडी विच इज एट रेस्ट टू मूव। मान लो कोई बॉडी जो है रेस्ट में, वो उसको मूव करा सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फुटबॉल है, वो रेस्ट में होती है और उस पर आप कोई किक मार देते हैं तो वो क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है। और इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी और स्लो डाउन दी मोशन, मोशन को स्लो भी कर सकता है और तेज भी कर सकता है। वही जैसे मान लो फुटबॉल है, आपने किक मारी और दूसरा भी उस पर किक मार देता है तो वो क्या है, फास्ट जाएगी, उसी डायरेक्शन में मारेगा तो फास्ट हो जाएगी। लेकिन यदि वो उल्टी दिशा में मारता है तो बॉल स्टॉप भी हो सकती है। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, तो बॉडी की स्पीड को भी एक्सेलरेट करता है। तो हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल होते हैं, उसमें आपने देखा होगा जब हम स्पीड पर पाँव रखते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि फोर्स लगाने से स्पीड एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास,
इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी अलोंग विद इट्स शेप एंड साइज। देखिए शेप को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो हम घर में आपने देखा होगा आटा है, हम जब आटा गूंथते हैं रोटी बनाते हैं ना, तो फोर्स से पहले क्या होता है हमारे पास, वो सफ़ेद टाइप में होता है, गोल होता है, ऐसे होता है, तो इस तरह से होता है जैसे हमारी अर्थ है। लेकिन जब बेलन के साथ उसको पोते हैं तो उसकी शक्ल कुछ और हो जाती है। मतलब कहने जैसे आप मान लो कि मिट्टी है, गीली मिट्टी, उससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी करके अलग अलग जो है पिक्चर बना सकते हैं। तो वो जो है उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं हम, उसकी साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई हमारे पास कोई वायर है, उसको खींच कर हम ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं, फोर्स लगा दे दी, तो यानी कि उसकी शेप को चेंज कर सकता है, वो साइज़ को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है फोर्स जब लगता है। अब ये तो हमारे फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम मोशन की ओर चल रहे हैं धीरे धीरे हमारा। तो मोशन कैसे हमने जो है शुरू किया था मोशन के बारे में, तो इसके बारे में हमारे पास जो है अरिस्टोटल थे, जो एक साइंटिस्ट थे, उसकी जो थ्योरी हमारे पास आती है, ऑन द बेसिस ऑफ डेली ऑफ लाइफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रीक फिलोसफर थे जो हमारे अरिस्टोटल, जो 384 अबाउट एंड 322 BC करीब की बात है ये। तो जिसने जो है मोशन की फिनोमिना को स्टडी किया था। हालांकि उसकी जो स्टडी थी आज के टाइम में इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। मेन पॉइंट हमारा वही था, मोशन के बारे में डिस्क्राइब करना। देखिए कोई भी जब कोई वर्क करता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आते जाते हैं। फिजिक्स है ही हमारी इस टाइप की कि फिजिक्स में जो है लॉ एंड जो है हमारे इतने फिक्स नहीं है। अगर कोई झूठा करना चाहे, साबित करना चाहे, तो एक्सपेरिमेंटली हम उसको अनट्रू भी कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो ये थे हमारे जो साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उसने जो है इंटरप्रिटेशन किया था उसके बाद मोशन के ऊपर। तो वो अच्छे ही बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं। तो उसने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप द बॉडी इन मोशन। भी किसी भी बॉडी को यदि मोशन में हमें रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स हमें ज़रूरत आती है, उसके ऊपर बाहरी फोर्स लगना चाहिए। बाद फिर उसने कहा कि इफ़ एन एरो शॉट फ्रॉम ए बो, मान लो किसी तीर को हम छोड़ते हैं, धनुष तीर को छोड़ते हैं ना, तो ये जो है फ्लाइंग उड़ता रहेगा या चलता रहेगा, सिंस द एयर बिहाइंड इट कीप द पुशिंग इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द हिम वर रॉन्ग, हाउएवर इट इज सिंगल बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस। लेकिन मॉडर्न साइंस हमारी वहीं से शुरू हुई थी। हिज कॉन्सेप्ट इज ऑब्सोलीट नाउ, इतना कामयाब नहीं है, बिकॉज ही कंसिडर ओनली वन साइड ऑफ मोशन एंड फेल टू एक्सप्लेन द अदर साइड। देखिए उसने कोशिश की है, एक साइड उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन दूसरी साइड उसने एक्सप्लेन नहीं की। इफ़ द बॉडी इज इन मोशन देन हाउ डज इट कम टू रेस्ट। भी बॉडी मोशन में है तो, लेकिन उसने रेस्ट के बारे में नहीं बताया, भी वो रेस्ट में क्यों रुक जाती है। तो दे केम ए कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तभी से हमारा फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट हुआ था। एग्जाम्पल, कंसीडर ए बोट मूविंग इन ए स्टिल वाटर। मान लो कोई बोट है एक स्टिल वाटर में मूव कर रही है। द बोट मूव्स बिकॉज द इंजन अप्लाई फोर्स ऑन वाटर। तो बोट सीधी सी बात है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है तो मूव करेगी ना। हाउएवर इफ द इंजन स्टॉप्स अप्लाइंग द फोर्स डज द बोट कम टू रेस्ट एट वंस। तो एकदम तो वो रेस्ट में नहीं आएगी ना, सीधी सी बात है। इट मीन दैट any moving body did not come to rest on its own, external force is needed to be applied in the opposite direction। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बॉडी इन रेस्ट। इफ द बॉडी लीव पुलिंग द टॉय देन इट कम टू रेस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? फ्रिक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल, ए बार रोल्ड ऑन द फ्लोर कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाती हैं। तो ये हमारा था अरिस्टोटल के बारे में, जो उसने कुछ पॉइंट हमारे पास दिए थे। थोड़ा सा पॉइंट और हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। कुछ इसमें पॉइंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं जो सिंगल इंक्लाइंड प्लेन के बारे में भी गैलीलियो के द्वारा दिए गए थे। तो उसने जो है क्या क्या पॉइंट दिए थे हम आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहला उसने पॉइंट क्या देता है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन
मस्ट एक्सेलेरेट और इट्स स्पीड इंक्रीज। भाई जैसे हमारे पास है कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं आप क्या होती है इंक्लाइंड प्लेन? अब हम आपको चित्र बना देते हैं इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसे ये इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, तो जो ये वाली लेंथ है हमारी, ये इंक्लाइंड प्लेन होती है। और मान लो यहाँ पे कोई बाल है ऐसे नीचे की ओर मूव करती आ रही है, क्लियर है पॉइंट? तो जैसे ही मान लो कोई बॉल डाउन नीचे की ओर आएगी तो वो एक्सेलरेट करेगी, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड। अगर हम इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दें, इस साइड कर दें, तो इसकी जो है एक्सेलरेशन जो है रिटार्ड होना शुरू, मतलब कम होना शुरू हो जाएगा, स्पीड भी कम होनी शुरू हो जाएगी यदि फोर्स जो है ज़्यादा नहीं लगाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन। और फ्रिक्शनलेस का मतलब समझते हैं ना, जब उसमें कोई फ्रिक्शन काम ना करे तो फ्रिक्शनलेस बोलते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन है कोई, विद कांस्टेंट वेलोसिटी नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्ड। तो वो ना एक्सेलरेशन होगा ना रिटार्ड। मतलब बॉडी को रोकने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन की जरूरत हमें पड़ती है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो गैलीलियो ने किया था बॉल के ऊपर। तो जैसे हमारे पास ये स्लोप है इस तरह से, तो बाल इस तरह से जो है मूव करती है इसके ऊपर। तो यदि मान लो फ्रिक्शन लेस है, उसमें कोई फ्रिक्शन काम ही नहीं करा, तो वो बाल नहीं रुकेगी। ये गैलीलियो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहता है। गैलीलियो ने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था टू इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, दो इंक्लाइंड प्लेन उसने ली थी। तो दो इंक्लाइंड प्लेन उसने कैसे ली थी देखिए, हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक इस तरह से बना देते हैं, ठीक है ना। तो बाल जो है इस तरह से आती है, ठीक है। तो मूव करती हुई देखिए, इस डायरेक्शन ये है हमारी, तो मूव करती हुई ये इस तरह से इस डायरेक्शन में ये जा रही है बॉल, तो ये ऊपर चली गई। तो यानी कि जो ये वाली है इधर, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है हमारी। तो चलते हैं हम, हमारा जो पॉइंट चल रहा है अभी। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गैलीलियो ने, उसने जो है डबल इंक्लाइंड प्लेन यूज़ किया। देखिए जैसे इस साइड का दोबारा इसके लिए आपको इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। तो ये देखिए ऐसे इंक्लाइंड प्लेन, दो डबल इंक्लाइंड प्लेन किया, तो ये बाल इधर से मूव करती हैं, तो ये इस तरह से बाल आती हुई और दूसरी इंक्लाइंड प्लेन पर ये चली जाती है। तो डायरेक्शन हमारी ये रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी? ये वाली रहेगी। तो जब उसने एक बाल को रिलीज़ किया फ्रॉम रेस्ट पोजिशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो बाल जो है रोलिंग डाउन हुई और क्लिम्ब कर गई दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर। तो गैलीलियो को क्या लगा, उसको लगा कि व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बाल्स एंड द प्लेन सरफेस देन द बाल रीचेज द सेम हाइट ऑन द अदर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। मतलब सेम हाइट पर जाएगी अगर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करा ना। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर तक बॉल जाएगी, यदि वो स्मूथ है इंक्लाइंड सरफेस है। तो उसने ये नोट किया था। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देन फाइनल हाइट इज लेस देन द इनिशियल हाइट। लेकिन यदि उसके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये बाल यहाँ तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी, वो डाउन भी रह सकती हैं। तो ये था हमारा जो गैलीलियो ने सेकंड एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया था। तो सेकंड पॉइंट उसने क्या नोट किया था, व्हेन द स्लोप ऑफ सेकंड इंक्लाइन प्लेन वाज डिक्रीज्ड एंड द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड, द बॉल विल रीचेज द सेम फाइनल हाइट बट द बॉल हैज़ टू ट्रैवल ए लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच द मैक्सिमम हाइट। देखिए अब उसने क्या किया है, दोबारा बनाते हैं हम इसके फिगर आपके लिए। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये, अब इसने थोड़ा सा इसको नीचे की ओर कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा डाउनवर्ड कर दिया। इंक्लाइंड प्लेन थी जो हमारी, जैसे ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है, अब इसको थोड़ा सा कम कर देता है। ये क्या कर देता है? कम कर देता है। तो बाल ऐसी चलेगी हमारी, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन को कम कर देता है। इनके स्लोप को उसने घटा दिया। स्लोप को क्या करती है? घटा दिया। तो वो कहता है द सेम प्रोसेस उसने रिपीट की, बाल को इधर से जो है रोलिंग शुरू की इधर से, तो दूसरी साइड से इंक्लाइंड प्लेन पर जाएगी। तो कहता है बाल स्टिल रीच द सेम फाइनल हाइट बट द बाल हैज़ टू ट्रैवल ए लॉन्गर डिस्टेंस। तो लेकिन वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी लेकिन हाइट उतनी ही जाएगी उसकी, ठीक है।
फिर उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, व्हेन द स्लोप ऑफ द, उसको उसने स्लोप को फिर स्मूथ कर दिया, मतलब अब ये सीधा कर दिया ऐसे, अब क्या कर दिया ऐसे सीधा स्मूथ, अब बाल, अब ये बीच में नहीं है ये बड़ा, तो अब बाल के बारे में क्या पोजीशन रहेगी उसकी, इस तरह से उसने सीधा कर दिया स्लोप को। तो व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकंड स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इज मेड जीरो, मतलब एंगल जीरो हो गया, तो कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल आ गया, सीधी रेखा में आ गया, अब बाल इसके ऊपर ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो फिर उसने क्या महसूस किया, द बाल ट्रेवल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस इफ देर इज नो फ्रिक्शन, सो द मोशन ऑफ द बाल नेवर सीजेस, मतलब रुकेगा नहीं, बाल नहीं रुकेगी यदि उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। लेकिन यदि हम एक्चुअल स्थिति देखें तो बाल कम टू रेस्ट आ जाती है ना, बिकॉज अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड टोटली, फ्रिक्शन को हम टोटली ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो ये तीन जो पॉइंट हमारे सामने है, उसमें गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया, उसने कहा कि इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी रेस्ट, बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब यहीं से हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो हमारा, तो यहीं से हमारा जो चैप्टर है हमारा शुरू हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया से। इसके बाद हम न्यूटन लॉ करेंगे, तो वीडियो आप अगला जरूर देखिए। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में अब आपको बता देते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, और स्ट्रेट लाइन में जाएगी जब तक उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते। ये लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा बेसिक टॉपिक था, एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके काम आने वाली बातें थी, इसलिए हमने इसके ऊपर आपके लिए एक पूरा ही वीडियो बना दिया, ताकि आपको फोर्स के बारे में पता हो, मोशन के बारे में पता हो, एक्सेलरेशन के बारे में पता हो, और लॉ ऑफ इनर्शिया की शुरुआत कैसे की गई, लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत कैसे की गई। कई बार इसमें से जो आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिए आप। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, तो तब तक लेते हैं हम आपसे इजाज़त। जय हिंद।